Good evening everyone. Now in this video I have to describe you about center and state relationship. I hope so. It is a very beneficial for you. This video helps you a lot. सबसे पहले हम देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ फेडरल इन नेचर, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल बेस्ड है, जो डिवाइड करता है सारी पावर जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल। जो सारी जो ये पावर्स है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल स्टेट और सेंटर के बीच में इक्वल, बट नो डिवीज़न ऑफ जुडिशियल पावर। जो जुडिशियल पावर्स हैं उनका कोई डिवीज़न नहीं है। इनमें क्या हुआ है, सेंटर और स्टेट को इसने इक्वल पावर देने की कोशिश की है ड्यू टू फेडरलिज्म। बोथ आर सुप्रीम इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। अगर सेंटर लेवल की बात है तो सेंटर वहाँ पे सुप्रीम है। अगर स्टेट लेवल की बात है, फॉर एग्जांपल आई एम बिलोंग टू हरियाणा, अगर हरियाणा स्टेट की कोई बात है तो वहाँ पे स्टेट का अपना सुपीरियर चलेगा। तो उसने ये बात कही है बोथ आर सुप्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले तीन रिलेशनशिप्स हैं। अब सबसे पहले हम इसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो बताता है टेरिटोरियल एक्सटेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन। पहला हम पढ़ते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकती है पूरे कंट्री के ऊपर या किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। लॉ मेड बाय द स्टेट आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। जो लॉ बनाए जाते हैं स्टेट के द्वारा वो उसी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा के मिनिस्टर्स ने मिलके स्टेट लेजिस्लेचर ने मिलके यहाँ पे लॉज बनाए, वो हरियाणा के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वो पंजाब में एप्लीकेबल नहीं होंगे। लॉज मेड बाय द स्टेट आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। उसके बाद जो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट आर आल्सो एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स और आउटसाइड इंडियन सिटीजन्स। वो कहता है जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं वो भी ऐसे ही पार्लियामेंट ने जो सेंट्रल लेवल के ऊपर जो लॉ बनाएगी इंडियन सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे या फिर जो बाहर इंडियन सिटीजन्स रह रहे हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। लेकिन कोई फॉरेनर आके रहता है तो उनके ऊपर वो जो रूल हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन। प्रेसिडेंट कैन मेक द रेगुलेशन फॉर द पीस गुड गवर्नेंस ऑफ यूटी, जैसे कि अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो पीस एंड गुड गवर्नेंस के लिए कहीं पे रूल्स वगैरह बना सकता है, मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट नहीं आएगा, ठीक है। वैसे एक्चुअल की अगर हम प्रैक्टिकली इसमें देखें तो पार्लियामेंट कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे सेंटर का कोई कंट्रोल ना हो, वहीं पे प्रैक्टिकली सेंटर का कंट्रोल ही चलता है। तो यहाँ पे वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल उसके लिए बताया गया प्रेसिडेंट कैन मेक द रेगुलेशन फॉर द पीस गुड गवर्नेंस ऑफ यूटी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव। उसके बाद गवर्नर इज एम्पावर टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉट एप्लीकेबल। गवर्नर अगर चाहे तो ये भी एम्पावर्ड कर सकता है कि जो ये एक्ट होगा पार्लियामेंट का इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द शेड्यूल एरिया इन द स्टेट। जिस स्टेट का वो गवर्नर है, अगर वो चाहे तो किसी भी शेड्यूल एरिया में अगर वो चाहता है कि ये एक्ट पार्लियामेंट का नहीं लगना चाहिए तो वो लगवा कर सकता है इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद गवर्नर ऑफ आसाम मेक लाइकवाइज डायरेक्ट दैट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल एरियाज। जो गवर्नर था आसाम का उसने बोला था कि जो एक्ट, ये कोई स्पेसिफिक एक्ट था जिसको उसने डायरेक्ट किया था भाई ये एक्ट ट्रिब्यूनल्स एरियाज़ के अंदर नहीं लगेगा, तो वो नहीं लगेगा, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शंस हैं जो पार्लियामेंट के रेस्ट्रिक्शंस में आएंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, कैसे इनको मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनियन लेवल पे, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स लॉ, ठीक है, सॉरी फॉरेन अफेयर्स। यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी एंड फॉरेन अफेयर। स्टेट लिस्ट के अंदर पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर और सैनिटेशन और फिशरीज, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें डिवोर्स, मैरिज, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन। यूनियन लिस्ट के अंदर टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 है और कॉन्करेंट के अंदर 52 है। इस तरह से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेकिन एक कंट्रोवर्सी आती है कि अगर यूनियन और स्टेट में से दोनों ने एक रूल बनाया, ठीक है, वो स्टेट कहती है कि मैं इस रूल को नहीं एप्लीकेबल करती अपनी स्टेट के अंदर, मैं एप्लीकेबल नहीं करना चाहती, लेकिन उस टाइम पर यूनियन का जो लॉ होगा वो वहाँ पे प्रिवेल करेगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक हरियाणा सरकार ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, ऊपर से सेंटर का सेम उसी टॉपिक के ऊपर कोई लॉ आ जाता है, तो वहाँ पर जो लॉ प्रिवेल करेगा वो एक्चुअल में कोई भी मैटर होगा
वो अगर स्टेट का भी मैटर होगा तो भी वहाँ पे यूनियन का लॉ एप्लीकेबल करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यूनियन और क्या कहते हैं मतलब अगर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट का होगा, अगर इन दोनों में भी होगा तो भी कॉन्करेंट का ही चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये बोलता है जो ट्रिब्यूनल में एक जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक तलाक का लॉ बनाया गया था, ये यूनियन ने बनाया था ट्रिपल तलाक का, कि यहाँ पर कुछ वो बैन वगैरह का बताया था, तो सेंट्रल आया था, तो इसीलिए कॉन्करेंट लिस्ट में वो लॉ वहाँ पे प्रिवेल करेगा जो जिसने उस लॉ को इंट्रोड्यूस किया है। जैसे इसने बताया कि यूनियन ने ट्रिपल तलाक का केस लेके आए थे, तो वहाँ पर यूनियन का केस ही वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इफ़ प्रेसिडेंट रिजर्व द बिल ऑफ स्टेट लॉ विल प्रिवेल, अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि ये जो बिल है वो यहाँ पे रिजर्व होना चाहिए स्टेट लॉ के अंदर, तो वो वहाँ पे अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि यहाँ पे जो स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा तो उस जगह पे स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा, अदरवाइज यूनियन ही मतलब सुपीरियर रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट यू हैव टू रिमेंबर, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इन्होंने यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डिवाइडेड की गई हैं। उसके बाद पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेशन है स्टेट फील्ड के अंदर कैसे हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इज़ टू बी मेंटेन इन नॉर्मल टाइम, जो लेजिस्लेचर को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी जो नॉर्मल टाइम्स के अंदर वो तो वैसे ही होगा जैसे अभी ऊपर बताया। जब बात आती है अब नॉर्मल टाइम की, तो जो स्कीम्स होंगी डिस्ट्रीब्यूट करने की, या फिर अगर उसे हम चाहें तो मॉडिफाइड करना चाहें मॉडिफाइड भी हो सकती है और चाहे तो सस्पेंड भी हो सकती हैं। इस लाइन का मतलब हम एक चीज़ से समझेंगे क्या होता है कि जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में भी सेंट्रल लॉ बना सकता है कहीं भी, जैसे इमरजेंसी का टाइम होता है वहाँ पर स्टेट लिस्ट के टाइम पे स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे सेंट्रल लॉ बना सकता है। अभी तक में क्या कहते हैं उसके बाद बात आती है कि व्हेन राज्यसभा, जब राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास करना है, राज्यसभा ने डिक्लेयर कर दिया कि इट इज़ नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन द मैटर इन द स्टेट लिस्ट, देन पार्लियामेंट गेट्स द पावर। जब राज्यसभा ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये ज़रूरी है नेशनल इंटरेस्ट के लिए कि पार्लियामेंट को यहाँ पर लॉ बनाना है किसी भी मैटर जो स्टेट लिस्ट से कंसर्न करता है, वहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर आएगी कि वो यहाँ पे स्टेट के रिलेटेड लॉ बनाएगी, ठीक है। रिसोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो रिसोल्यूशन सपोर्ट करना चाहिए मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए 2/3 प्रेजेंट वोटिंग के हिसाब से। एनी नंबर ऑफ टाइम मैक्सिमम 1 ईयर एट ए टाइम, बट इट मतलब ये जो लॉ वो बनाएंगे स्टेट के लिए वो 1 साल तक होगा, लेकिन अगर वो चाहे स्टेट चाहे तो उसे काफ़ी टाइम के लिए लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंडेबल भी कर सकती है। उसके बाद बात आती है ड्यूरिंग द नेशनल एमरजेंसी, पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट एक्वायर द पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर इन द स्टेट लिस्ट वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल एमरजेंसीज इन ऑपरेशन। जब नेशनल एमरजेंसी लगती है तब वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो सारा अपनी पावर वहाँ पे इनिशिएट करेगी और स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग भी वहीं पर वो ही मैटर्स के ऊपर लॉ बनाएगी। यहाँ जब नेशनल इमरजेंसी लगी स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली, स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं होती, वो अपना काम तो करती है, लेकिन क्या होता है जो वो बनाए जाएंगे वो उसको वहाँ पे पार्लियामेंट ही उसको रिस्पेक्ट करेगा कि तुमने इस तरीके से इस मैटर्स को सॉल्व आउट करना है। जो लॉ एमरजेंसी के टाइम में बनाए जाएंगे वो एमरजेंसी के 6 महीने बाद ख़त्म हो जाते हैं। The law become inoperate on the expiration of 6 months after the emergency has ceased to operate। जो लॉ बनाए जाएंगे जो ऑटोमेटिकली इनऑपरेट हो जाएंगे आफ्टर 6 months ऑफ द has ceased to be operation। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ख़त्म नहीं होती, वो भी अपना काम करती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, पर सेम लॉ पर वो बना नहीं सकती। जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। व्हेन स्टेट गवर्नमेंट मेक अ रिक्वेस्ट, अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है व्हेन टू, तो वो मतलब कर सकती है कुछ, व्हेन 2 और मोर स्टेट पैसेज अ रिसोल्यूशन, दो स्टेट में एक रिसोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं, वो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट बनते हैं कि आप स्टेट लिस्ट में इसके रिगार्डिंग मतलब लॉज बनाओ। ओनली वो जो पार्लियामेंट उस टाइम पे जब स्टेट ने रिक्वेस्ट किया तो पार्लियामेंट जो रूल बनाएगी वो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के ऊपर होगा जिन्होंने उसको रिक्वेस्ट किया था। अगर कोई और स्टेट को लगता है कि वो रूल उसके लिए अच्छा है तो फिर वो वहाँ पर एप्लीकेबल होगा, वैसे नहीं एप्लीकेबल होएगा।
उसके बाद सच ए लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो ये लॉ है वो अमेंड भी हो सकता है और रिपील्ड भी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा एंड नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। सच ए लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट। जो ये लॉ है यहाँ पे अमेंड और रिपील्ड हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। जो लोग बनाया ही पार्लियामेंट ने वो पार्लियामेंट ही रिपील और अमेंड कर सकती है। उसके बाद कोई जब वो होता है इम्प्लीमेंटेशन, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, वो सिर्फ सेंटर करेगा, यूनियन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, उसके अंदर स्टेट का कोई रोल नहीं है। द पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। अगर उसको किसी स्टेट के अंदर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ मतलब कुछ एग्रीमेंट्स करने हैं तब भी वहाँ पे पार्लियामेंट ही लॉज बनाएगा स्टेट लिस्ट के अंदर, इन जगह पे वो आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल रूल पार्लियामेंट इज़ एम्पावर टू मेक द रूल ऑन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल रूल। जब प्रेसिडेंशियल रूल काम में हो तभी पार्लियामेंट के पास एम्पावर है कि स्टेट लिस्ट के अंदर रूल बना सकते हैं। लॉ कंटिन्यू टू ऑपरेट इवन आफ्टर द प्रेसिडेंशियल रूल। जो ये लॉ प्रेसिडेंशियल रूल के टाइम पे चलेगा वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सच लॉ कैन बी रिपील्ड, अल्टर और री एनेक्टेड बाय द स्टेट। जो ये वाले लॉ होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है रिपील्ड करना, अल्टर करना, री एनेक्ट करना, वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। Governor can reserve certain type of bill passed by the state legislature for कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर क्या है, कुछ सर्टेन टाइप्स के जो बिल पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा उसको रिजर्व करता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन लेने के लिए, ठीक है। सेंट्रल का कंट्रोल कैसे होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, हम ये बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो बिल होंगे कुछ सर्टेन मैटर पे जो स्टेट लिस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं विद द प्रायर परमिशन, जिसकी जो प्रायर परमिशन चाहिए वो प्रेसिडेंट सर की चाहिए। प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ड्यूरिंग एमरजेंसी। जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं स्टेट को टू रिजर्व द मनी बिल, जो मनी बिल के रिगार्डिंग, और मतलब और जो दूसरे फाइनेंशियल बिल पास करता है स्टेट लेजिस्लेचर एमरजेंसी के टाइम उसके अंडर वो डायरेक्शंस भी दे सकता है। तो ओवरऑल सेंट्रल का कंट्रोल रहता है सभी लिस्ट के ऊपर, लेकिन उनको कुछ ड्यूटीज डिज़ाइन की गई हैं इक्वली, बट अगर हम प्रैक्टिकली जाएँ तो यूनियन ही सुप्रीम है।